गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के चैप्टर 1 में से न्यूमेरिकल सॉल्व किए। आज आगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में से। तो एक्सरसाइज में देखो, आपके पास टेक्स्ट बुक होगा, क्वेश्चन नंबर 1.9। देखो क्वेश्चन ऐसा है, ए सिस्टम हैज टू चार्जेस QA एंड QB। दोनों चार्जेस दिए हमें। QA इक्वल टू 2.5 10⁻⁻7 कूलम। QA इक्वल टू 2.5 10⁻⁻7 कूलम, एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज। सेकंड चार्ज नेगेटिव QB इक्वल टू -2.5 10⁻⁻7 कूलम। मतलब दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड सेम लेकिन ऑपोजिट चार्ज। दोनों चार्ज आइसोलेटेड एट पॉइंट्स A एंड B। पॉइंट A दिया है हमें। A पॉइंट क्या है? तो A 0 0 -15 सेंटीमीटर और B पॉइंट क्या है? तो B पॉइंट 0 0 15 सेंटीमीटर। A पॉइंट और B पॉइंट पर दोनों चार्ज है। एक चार्ज है पॉइंट जो है वो 0 0 -15 सेंटीमीटर A पॉइंट, और B पॉइंट पर जो चार्ज है वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0 0 15 सेंटीमीटर। मतलब Z एक्सिस पर है दोनों चार्ज। कौन सी एक्सिस पर? Z एक्सिस पर। What are the total charge and electric dipole moment of the system? टोटल चार्ज और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दोनों हमें फाइंड करना है। टोटल चार्ज मतलब Q। सपोज टोटल चार्ज है Q, तो Q फाइंड करना है। और डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P फाइंड करना है। बराबर। अब दोनों चार्ज जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लेते हैं। सपोज ये Z एक्सिस है, ये X, ये Y और ये Z एक्सिस को और नीचे एक्सटेंड करते हैं, नेगेटिव Z एक्सिस में बताते हैं। सपोज ये Z डैश नेगेटिव Z एक्सिस। X और Y की हमें जरूरत नहीं नेगेटिव बताने की। सपोज ये ओरिजिन, तो एक चार्ज QA चार्ज A पॉइंट पर है और वो नेगेटिव Z एक्सिस पर है, तो यहाँ पर होगा A पॉइंट A, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? तो 0 0 -15 सेंटीमीटर। ओरिजिन से जितना डिस्टेंस, यहाँ पर सपोज -15 लिया हमने, तो सेम इतना डिस्टेंस पॉजिटिव Z एक्सिस पर ये B पॉइंट है। सपोज B पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स है 0 0 15 सेंटीमीटर, 0 0 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर चार्ज कौन सा है? तो QB नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज QA। तो डाइपोल मोमेंट हमें पता है डाइपोल में कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो डाइपोल मोमेंट इसका डायरेक्शन है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कहाँ पर है? तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब ये डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट होगा। B to A मतलब डाइपोल मोमेंट B to A, नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ पर चार्ज है वो नेगेटिव है, यहाँ पर चार्ज है वो पॉजिटिव। बराबर।
अब पहले हमें क्या करना है, तो टोटल चार्ज ऑफ डायपोल, डायपोल का टोटल चार्ज हमें फाइंड करना है। तो एक क्वेश्चन हमारा जो है टोटल चार्ज ऑफ डायपोल, सपोज Q लेते हैं तो Q इक्वल टू QA प्लस QB, टोटल चार्ज मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा 0। लेकिन हम पहले वैल्यूज लिखते हैं इसके, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁷ ये पॉजिटिव, माइनस यहाँ पर प्लस है लेकिन चार्ज माइनस है, तो 2.5 10⁻⁷ मतलब 0, तो टोटल चार्ज हमें मिलेगा 0। टोटल चार्ज ऑफ डायपोल 0 होगा। अब डिस्टेंस पहले हमें फाइंड करना है। डायपोल के दो चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है, इसके बीच जो डिस्टेंस है इसको हम लेते हैं 2a, ट्वाइस ए। तो मुझे 2a फाइंड करना है पहले, फिर डायपोल मोमेंट फाइंड करेंगे। तो 2a के लिए देखो x कोऑर्डिनेट दोनों का 0, तो ये 0 आएगा, y कोऑर्डिनेट दोनों का 0, तो 0 माइनस 0 0 आएगा, लेकिन z कोऑर्डिनेट 0 नहीं। 15 माइनस -15 दोनों का डिफरेंस लेना है हमें, तो 15 में से -15 माइनस करना है, डिफरेंस मतलब, तो हमें AB मिलेगा, AB मतलब 2a। तो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस मतलब AB या तो 2a इक्वल टू, अब सिर्फ देखो x और y कोऑर्डिनेट तो 0 ही है, तो हमें सिर्फ लेना है डायरेक्ट z कोऑर्डिनेट, और z कोऑर्डिनेट में 15 माइनस -15 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, मतलब 0.3 मीटर, मीटर में ले गए हम, तो 2a, ये मैग्नीट्यूड मिल गया हमें, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अब डायपोल मोमेंट फाइंड करना है। कौन सा डायपोल मोमेंट? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, बराबर। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला हमें पता है, P इक्वल टू Q A इंटू 2a। देखो कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस जो होगा इसका मल्टीप्लिकेशन, ये क्या होगा? डायपोल मोमेंट। तो दोनों में से कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे हम। सपोज नेगेटिव चार्ज लेना है तो नेगेटिव साइन नहीं लेना है, मुझे क्यू भी लेना है, तो सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड ही लेना है यहाँ पर। मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों में से जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो लिख देंगे, और डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस 2a, ये हमने फाइंड किया 0.3 मीटर। तो 2.5 इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू 2a मतलब 0.3, तो 2.5 इंटू 3 करेंगे तो 7.5 होगा, लेकिन 0.3 है तो 0.75 होगा। क्या होगा ये मल्टीप्लिकेशन? 0.75 इंटू 10⁻⁷ मतलब 7.5 लिखेंगे तो 10⁻⁸ कूलम्ब इंटू मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है, देखो कूलम्ब इंटू मीटर है, तो कूलम्ब का C कैपिटल और मीटर का M स्मॉल, ऐसे लिखना है, सेंटीमीटर ऐसा नहीं लिखना है, बराबर। ये कूलम्ब इंटू मीटर है, तो डायपोल मोमेंट भी मिल गया हमें। देखो तो ये क्वेश्चन नंबर 1.9 एक्सरसाइज में दो चार्ज हमें दिए, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, दोनों का पोजीशन कहाँ पर है, दोनों जेड एक्सिस पर कौन से पॉइंट्स पर है, वो दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स भी हमें दिया है जेड एक्सिस पर। टोटल चार्ज फाइंड करना है, डायपोल मोमेंट फाइंड करना है। तो टोटल चार्ज, कोई भी डायपोल हो, इलेक्ट्रिक डायपोल, इसका टोटल चार्ज तो 0 ही रहेगा,
लेकिन इसका डायपोल मोमेंट हमें फाइंड करना था। टोटल चार्ज तो कोई भी डायपोल हो, इलेक्ट्रिक डायपोल जीरो ही रहेगा। डायपोल मोमेंट के लिए हमें डिस्टेंस फाइंड करना था। अभी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स तो जीरो ही है, तो हम सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट लेते हैं, जेड। तो जेड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव वैल्यू में से नेगेटिव वैल्यू माइनस करेंगे। सपोज मैंने यहाँ पर ऐसा लिया होता कि -15 -15, तो ये -30 आता, लेकिन 2a का तो मैग्नीट्यूड लेना है हमें। 2a का क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। तो आप सपोज कोई बार ऐसा करते हैं कि -15 पहले लिखा और 15 बाद में लिखा, तो आंसर क्या आएगा, -30। तो -30 आएगा, लेकिन क्या करना है हमें, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। तो फाइनल 2a इक्वल टू तो 30 सेंटीमीटर पॉजिटिव आएगा, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, बराबर, ये मीटर यूनिट में लेना है। फिर फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करना है, इजी क्वेश्चन है। 2 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, बराबर। चलो इसके बाद जो क्वेश्चन है, वन पॉइंट देखो क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल विथ डायपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁹ कूलम्ब मीटर, मतलब डायपोल मोमेंट हमें दिया है P इक्वल टू, डायपोल मोमेंट का सिंबल है P इक्वल टू 4 × 10⁻⁹, 4 × 10⁻⁹ कूलम्ब मीटर। is aligned at 30 degree with the direction of uniform electric field। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये डायपोल मोमेंट, इसका एंगल क्या है, तो 30 डिग्री, मतलब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा क्या लिया है हमें, 30 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मैग्नीट्यूड दिया है E इक्वल टू 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन क्या है, तो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल, मतलब डायपोल पर कितना टॉर्क होगा, वो टॉर्क हमें फाइंड करना है। टॉर्क का टाउ फाइंड करना है। देखो E ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, E इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम डायपोल रखेंगे कोई पर्टिकुलर एंगल पर, एंगल सपोज 0 नहीं है, एंगल 0 होगा तो टॉर्क 0 होगा, लेकिन एंगल 0 नहीं है, यहाँ पर एंगल हमें दिया है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री एंगल पर डायपोल रखेंगे तो डायपोल पर जो टॉर्क होगा, टॉर्क लगेगा, वो टॉर्क का फॉर्मूला ये सीखा है आपने। टॉर्क टाउ इक्वल टू PE sin थीटा, मतलब वेक्टर फॉर्म में टॉर्क टाउ इक्वल टू P × E, ऐसा फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म में। टॉर्क टाउ इक्वल टू P × E, ये फॉर्मूला हमने सीखा है। मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो टॉर्क टाउ इक्वल टू PE sin थीटा, इसमें वैल्यू पुटअप करना है। डायपोल मोमेंट P 4 × 10⁻⁹ E 5 × 10⁴ इंटू sin 30, sin 30 का वैल्यू 1/2, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/2, तो 4/2 मतलब 2 × 5 10, तो 10 × 10 पावर क्या होगा, तो -9 + 4 मतलब 10⁻⁻⁵। तो फाइनल आंसर क्या होगा, ये भी एक पावर है 10⁻⁴, तो -5 + 1 मतलब 10⁻⁴। ये हमें मिलेगा टॉर्क। इसका यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर, और दूसरा यूनिट लिखना है तो जूल। तो ये टॉर्क मिल गया हमें 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। देखो ये क्वेश्चन में E जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन सा फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है।
और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए टॉर्क का एक फॉर्मूला है। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये फॉर्मूला नहीं होगा। तो पहले आप ये दो क्वेश्चन लिख लेंगे। देखो और एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, एग्जांपल नंबर 1.11। देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ए पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 into 10⁻⁻7 कूलम। चार्ज दिया है Q, नेगेटिव चार्ज है, तो -3 into 10⁻⁻7 कूलम। देखो क्वेश्चन में लिखा है कि पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज, मतलब पॉलीथीन पर नेगेटिव चार्ज मिलता है, और वूल के साथ पॉलीथीन को हम रब करते हैं, तो वूल पर कौन सा चार्ज होगा, तो पॉजिटिव। पॉलीथीन पर नेगेटिव है तो वूल पर पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। कहां से कहां पर ट्रांसफर हुए, तो वूल पर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए पॉलीथीन पर। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच, मतलब कहां से कहां पर ट्रांसफर हुए, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें फाइंड करना है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। फ्रॉम विच टू विच मतलब कौन से ऑब्जेक्ट पर से कौन से ऑब्जेक्ट पर, तो वूल पर से पॉलीथीन पर। ये तो क्वेश्चन में हमें दिखता है कि पॉलीथीन गेन करता है इलेक्ट्रॉन, तो वूल लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, तो वूल पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, पॉलीथीन पर नेगेटिव चार्ज। मतलब वूल जो है उसने चार्ज, नेगेटिव चार्ज क्या किया, लूज किया, और गेन किसने किया, पॉलीथीन ने, तो पॉलीथीन गेन नेगेटिव चार्ज। दूसरा भी क्वेश्चन है, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, वूल पर से पॉलीथीन पर मास ट्रांसफर हुआ, और ट्रांसफर हुआ तो कितना हुआ, वो भी हमें फाइंड करना है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है, और मास कितना ट्रांसफर हुआ वो भी हमें फाइंड करना है। तो देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, सपोज इसका नंबर है n, तो हमारे पास फॉर्मूला है Q = NE, Q = NE, इसके ऊपर से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, बराबर। देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सपोज n है, तो Q = NE, तो n = क्या होगा, Q/E। Q नेगेटिव चार्ज दिया हमें -3 into 10⁻⁻7 अपॉन E मतलब -1.6 into 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम नेगेटिव लेते हैं तो नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पर लिखेंगे, तो नंबर ऑफ n हमें पॉजिटिव कोई नंबर मिलेगा पर्टिकुलर, तो n = ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/1.6, तो 1.875, n = 1.875 इंटू 10⁻⁴ क्या होगा, तो -19 ऊपर जाएगा तो प्लस, 19 में से 7 माइनस करना है तो 12, मतलब ये 10⁻12 आएगा। तो हमारा आंसर n = क्या मिला हमें, 1.875 10⁻12, देखिए आंसर मिला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला, इसके बाद
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया तो मास भी ट्रांसफर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी मास है। तो मास ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, कितना मास ट्रांसफर हुआ, मतलब वूल का मास क्या होगा, डिक्रीज होगा, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसके हिसाब से, और पॉलीथीन का मास क्या होगा, इंक्रीज होगा, जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसके हिसाब से। तो हमें मास ट्रांसफर हुआ वो फाइंड करना है। तो मास ट्रांसफर फ्रॉम, सेम ऐसा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, तो मास ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, ये भी ट्रांसफर होगा वूल से पॉलीथीन पर, लेकिन हमें मास फाइंड करना है। सपोज मास है m, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सपोज सिंगल इलेक्ट्रॉन का मास, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो वैल्यू हमें पता है। एक इलेक्ट्रॉन का मास, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन me इक्वल टू क्या होगा, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है n, तो n इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, तो टोटल मास ऑफ n इलेक्ट्रॉन, टोटल मास ऑफ n इलेक्ट्रॉन, सपोज मैं लेता हूं इसको m, तो m इक्वल टू n इंटू me, टोटल मास सपोज m लेते हैं, तो m इक्वल टू n इंटू me मतलब मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये ट्रांसफर्ड मास हमें मिलेगा। तो देखो इसमें n का वैल्यू पुट अप करेंगे 1.875 इंटू 10⁻12 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो ट्रांसफर्ड मास हमें मिलेगा। 1.875 इंटू 9.1, तो 17.0625 ऐसा आता है, मतलब 17.0625 इंटू 10⁻², देखो -31 प्लस 12, 31 में से 12 माइनस करना है, बराबर, तो 19 आएगा, -19 kg। अप्रोक्स मास सपोज हम लिखते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो अप्रोक्स m इक्वल टू 17 ही ले सकते हैं हम, क्या ले सकते हैं, 17 ले सकते हैं। तो 17 या तो 17.06 इंटू 10⁻⁻19 kg, ये ट्रांसफर्ड मास हमें मिल गया है। देखो कोई भी ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ हम रब करते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसका मास क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसका मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर पॉलीथीन का मास इतना इंक्रीज होगा और वुल इसका मास इतना सेम डिक्रीज होगा, बराबर। चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1.12, तो 1.12 में देखो क्वेश्चन जो है, टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर A and B have their centers separated by a distance of 50 सेंटीमीटर। दो कॉपर के स्फीयर है इंसुलेटेड,
दो कॉपर स्फीयर पर कॉपर स्फीयर के बीच जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस सपोज हम कहते हैं r, तो r इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन if the charge on each is 6.5 into 10⁻⁷ कूलम। दोनों पर जो चार्ज है वो सेम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज दोनों पर, तो दोनों के बीच फोर्स कौन सा होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। तो ये रिपल्सिव फोर्स हमें फाइंड करना है और दोनों के बीच डिस्टेंस भी दिया है। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है कूलम लॉ के हिसाब से, बराबर। द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर्ड टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। मतलब दोनों के बीच जो 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, इसके कंपैरिजन में दोनों की रेडियस ए और बी स्फीयर नेग्लिजिबल है, बराबर। तो एक क्वेश्चन है हमें फोर्स फाइंड करना है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्जन ऑफ ईच स्फीयर इज चार्ज्ड डबल द अबव अमाउंट। मतलब पहले जो चार्ज दिया था इनिशियल चार्ज, इससे क्या करते हैं हम, चार्ज दोनों स्फीयर पर चार्ज डबल कर देते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। दोनों का डिस्टेंस, दोनों के बीच डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर था, वो अब 25 कर दिया, मतलब हाफ कर दिया। तो न्यू फोर्स क्या होगा? तो न्यू फोर्स भी हमें फाइंड करना है, बराबर। देखो दोनों के बीच डिस्टेंस और चार्ज, वो दो वैल्यू हमें दिया है। डिस्टेंस जो दिया है हमें 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 मीटर, आर इक्वल टू। और चार्ज जो दिया है दोनों स्फीयर पर सेम चार्ज है, QA और QB दोनों चार्ज सेम है, और ये वैल्यू दिया है 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। फोर्स फाइंड करना है पहले हमें, एक क्वेश्चन। और दूसरे क्वेश्चन में चार्ज का वैल्यू डबल और डिस्टेंस हाफ करके फिर से फोर्स फाइंड करना है, लेकिन पहले हम F फाइंड करेंगे। तो F का फॉर्मूला कूलम लॉ के हिसाब से F का फॉर्मूला क्या है? कूलम लॉ आपने सीखा है। तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर K Q1 Q2 की जगह हमारे पास है चार्ज QA और QB, तो QA इंटू QB अपॉन आर स्क्वायर। K का वैल्यू हमें पता है, K इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। QA और QB दोनों इक्वल है, तो 6.5 इंटू 10⁻⁷ इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों सेम ही है, अपॉन 0.5 इसका भी स्क्वायर होगा। अब ये फाइंड करना है हमें कैलकुलेट करके। तो 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 डिवाइड बाई, देखो 0.5 का स्क्वायर 0.25 होगा, तो डिवाइड बाय 0.25, तो 1.52 ऐसा मिलता है हमें, 1.52। तो आंसर हमें मिलता है 1.52 इंटू, अब पावर क्या होगा? तो 10⁻⁷ स्क्वायर है, तो 10⁻⁻14, और इसमें 9 प्लस करना है -14 में, तो -14 प्लस 9, तो 10⁻⁵ इतना आंसर होगा। F इक्वल टू 1.52 10⁻⁵। ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। सेकंड क्वेश्चन, चार्ज क्या करता है? डबल। चार्ज डबल करने के बाद Q और QB का वैल्यूज क्या होगा? तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। सपोज न्यू चार्ज ऑन द स्फीयर, न्यू चार्जेस लेते हैं, न्यू चार्जेस QA डैश इक्वल टू QB डैश इक्वल टू 2 इंटू 6.5 10⁻⁷, मतलब 6.5 इंटू 2 मतलब 13, तो चार्ज क्या हो जाएगा? 13 इंटू 10⁻⁷ कूलम, दोनों स्फीयर पर। न्यू डिस्टेंस क्या होगा?
तो न्यू डिस्टेंस सपोज आर डैश है तो आर डैश इक्वल टू आर बाई टू। डिस्टेंस क्या करना है हमें? हाफ। आर बाई टू मतलब 0.5 का हाफ करना है, तो 0.25 होगा। क्या होगा? 0.25 मीटर। मीटर में, सेंटीमीटर में 50 था, तो हाफ करेंगे तो 25 सेंटीमीटर, लेकिन हमने लिखा है मीटर में। अब न्यू फोर्स हमें फाइंड करना है। न्यू फोर्स सपोज एफ डैश है, तो एफ डैश इक्वल टू क्या होगा? तो के क्यू ए डैश क्यू बी डैश अपॉन आर डैश स्क्वायर। देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्यू ए डैश इक्वल टू 2QA और QB डैश इक्वल टू 2QB और R डैश इक्वल टू R बाई टू। ये मैग्नीट्यूड जो वैल्यूज जो हमें दिए है वो पुटअप नहीं करना है और डायरेक्ट फाइंड करना है तो भी कर सकते हैं। देखो ऐसे लिख सकते हैं, K 2QA QA डैश की जगह 2QB QB डैश की जगह और R डैश की जगह R बाई टू होल स्क्वायर। तो देखो ये 2 इंटू 2 मतलब 4 होगा, ये 2 ऊपर जाएगा और इसका स्क्वायर है तो 4 जाएगा ऊपर, ये 4 तो होगा ही और 4 एक और आएगा, तो 4 इंटू 4 16। तो क्या होगा? 16 के क्यू ए क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब न्यू फोर्स जो एफ डैश है वो एफ फोर्स से कितने टाइम्स ज्यादा है? 16 टाइम। तो एफ डैश इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूं, एफ डैश इक्वल टू 16F। तो ये वैल्यूज पुट अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यू ए डैश इक्वल टू क्यू बी डैश इक्वल टू 2 टाइम्स क्यू ए डैश या क्यू बी डैश। तो यहाँ पर ये वैल्यूज ले लिया हमने, क्यू ए डैश की जगह 2QA, क्यू बी डैश की जगह 2QB, आर डैश की जगह क्या लिया? R बाई टू। तो फाइनल आंसर हमारा 16F मिला। F मतलब इनिशियल फोर्स जो था वो, और F डैश मतलब जो न्यू फोर्स हमने लिया वो। तो F डैश इक्वल टू 16 इंटू, ये जो आंसर है हमारा 1.52 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। तो इसको 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 16। तो 24.32 ऐसा आंसर आता है। 24.32 इंटू 10⁻⁻5 मतलब 2.432 लिखेंगे तो 10⁻⁻4 आएगा न्यूटन। ये मिला हमें एफ डैश, तो एफ डैश मिल गया। ये रिजल्ट 1, ये रिजल्ट 2। देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं, चार्जेस डबल किए और डिस्टेंस भी डबल करते तो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल कर दिया और डिस्टेंस भी डबल करेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पर r बाई टू की जगह 2r आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, 4 कट होगा, तो f डैश इक्वल टू f मिलेगा। दोनों डबल करते हैं, दोनों स्फीयर पर चार्जेस भी डबल करते हैं और दोनों स्फीयर के बीच डिस्टेंस भी हम डबल करते हैं, तो सेम ही फोर्स रहेगा। इनिशियल जो फोर्स था वही न्यू फोर्स या फाइनल फोर्स मिलेगा हमें। तो ऐसा अलग अलग तरीके से हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कूलम लॉ के हिसाब से, बराबर। तो ये देखो ये 2 और क्वेश्चन हमारे, आज यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं, इतना।